हम लोग शुरू कर रहे हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन शुरू करना है। राइट टू इन्फॉर्मेशन का पहले बेसिक पृष्ठभूमि हमको बनानी है। कहाँ से शुरू हुआ कहने के लिए तो पब्लिक मीडिया वगैरह कहती है कि ये 2005 में आया। हकीकत ये है कि इसकी पृष्ठभूमि इससे पहले बनी थी। 2002 में एक जजमेंट आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। केस का नाम था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, AIR 2002, सुप्रीम कोर्ट 2112। एक जजमेंट आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इस जजमेंट में राइट टू नो, जानने का अधिकार, इसको लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया था। और जानने के अधिकार को लेकर क्या डिसीजन दिया था? एक्चुअली ये प्रॉब्लम शुरू हुई वोटिंग राइट्स को लेकर। तो इन एसोसिएशंस ने, जैसे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने ये बात शुरू की कि भाई जो व्यक्ति कंटेस्टेंट है इलेक्शन में, उसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए और वो अपनी जानकारी एटलीस्ट पब्लिश करे, और ना पब्लिश करे तो कम से कम हमको बताए, हम पूछें। तो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पूरी पब्लिक होनी चाहिए। इस बात को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर कहा कि किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल 19(1)A के तहत, अनुच्छेद 19(1)A के तहत स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट होता है, उसमें किसी भी कंटेस्टेंट के बारे में जानने का अधिकार भी उसको 19(1)A में होता है। और किसी भी कंटेस्टेंट के बारे में 19(1)A में जानने का जो अधिकार है, उसके प्रतिबंध केवल आर्टिकल 19(2) के द्वारा लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा कोई उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता और व्यक्ति का यह अधिकार है। अतः ये जिम्मेवारी बनती है इलेक्शन कमीशन की कि वो इस विषय पर काम करे और किसी भी कंटेस्टेंट के बारे में जब कोई पब्लिक का पर्सन पूछे तो उसके बारे में वो उसे जानकारी ले, और इससे पहले वो उस व्यक्ति से जानकारी इकट्ठा करे। ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया था। अब यहीं से शुरुआत हो गई राइट टू इंफॉर्मेशन की। क्या इंफॉर्मेशन लेना किसी भी पब्लिक अथॉरिटी, किसी भी पब्लिक कंटेस्टेंट जो हमारे लिए चुनाव लड़ रहा है, हमारे प्रतिनिधि के रूप में जाएगा, क्या उसके बारे में हमको जानने का अधिकार है? यदि उसके बारे में हमको जानने का अधिकार है और 19(1)A में है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, तो क्या इस बात को आगे बढ़ाया जाए तो फिर यह अधिकार बनता है? क्या किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट में हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? जो कंटेस्टेंट है, चुनाव लड़ रहा है, उससे इंफॉर्मेशन हमको मिल सकती है और हमको राइट बनता है। तो क्या हिंदुस्तान के किसी भी पब्लिक अथॉरिटी जो पब्लिक के पैसे से काम कर रहा है, जो पब्लिक के लिए काम कर रहा है, इस डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या राइट टू इंफॉर्मेशन है उसको? ये नई बहस छिड़ गई। हालांकि उस समय इलेक्शन कमीशन ने सभी कंटेस्टेंट को ये रेगुलेशन जारी कर दिया कि भाई आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन एफिडेविट के साथ हमारे पास लगाएं। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे गए, इस बात को लेकर पार्लियामेंट में बातें हुई, चर्चाएं हुई, लेकिन वो बदला नहीं। उन्होंने कहा नहीं साहब, ये तो आर्टिकल 19(1)A का फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट के ऊपर कोई दूसरा रेगुलेशन प्रिवेल नहीं कर सकता, इसलिए साहब ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। जिस समय ये डिसीजन आया, उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी की सरकार थी। उन्होंने इस पर एक एक्ट पास किया जिसको कहा गया फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। क्या? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। कहां से आया था ये फॉर्मूला? कहां से निकला? चूंकि फंडामेंटल फ्रीडम से निकला। 19(1)A कहे में आता है? फंडामेंटल फ्रीडम से आता है। तो फंडामेंटल फ्रीडम से फॉर्मूला निकला, इसलिए इसको कहा गया फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। चूंकि 2002 में ये ही जजमेंट आया, तो उस जजमेंट में भी उसने कहा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है किसी भी कंटेस्टेंट के बारे में जानने की, कि पब्लिक उसके बारे में, वोटर उसके बारे में जाने और जानकर वोट डाले कि वो किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रहा है। तो इस बात को लेकर जब बहस, हमने कहा कि बहस चली कि भाई क्या, जब
कंटेस्टेंट से इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, के बारे में इंफॉर्मेशन ली जा, क्या पूरे हिंदुस्तान की सारी पब्लिक अथॉरिटीज से इंफॉर्मेशन ली जा सकती है? तब पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया और उसको फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 कहा। यह पास हुआ था 2003 में, एक्ट नंबर 5 ऑफ 2003 बोला जाता है इसको। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को एक्ट नंबर 5 ऑफ 2003 बोला जाता है। जनवरी में यह पास हुआ था। यानी कि लेजिस्लेशन ने राइट टू इंफॉर्मेशन की पहली नींव फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 के समय वाजपेयी गवर्नमेंट के द्वारा रख दी गई थी। और उसका कारण यह जजमेंट था जिसको हम लोग यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट कह रहे हैं। ठीक, यहां से वो फॉर्मूला निकला था। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 चला, सरकार 2004 में चेंज हो गई, नई सरकार आई, उसके दिमाग में आया फंस तो गए ही हैं, तो उन्होंने इसमें कुछ अमेंडमेंट लाकर इसका नाम बदल दिया, क्योंकि उनको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला था। बेनिफिट कैसे नहीं मिलता? अगर उस एक्ट का नाम फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट ही रखा जाता और उसमें कुछ संशोधन कर दिए जाते तो नई केंद्र सरकार को उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला था। वो पब्लिक में ये नहीं बताने वाले थे कि आरटीआई कि हमने इस पर कुछ काम किया, क्योंकि अमेंडमेंट लाना था। उन्होंने क्या किया, इसमें कुछ अमेंडमेंट लाकर उसका नाम पूर्ण रूप से बदल दिया और उसका नया नाम रखा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। क्या? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। और पूरे हिंदुस्तान में यह कहना शुरू कर दिया कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हमने पास किया। उनके खिलाफ अगर कोई भी जानकारी लोग लाते हैं या केंद्र से जानने की कोशिश करते हैं या सरकार के अगेंस्ट में कोई जानकारी पब्लिक अथॉरिटी से लेते हैं तो वो कहते हैं कि तुम इसलिए बोल पा रहे हो, इसलिए ये इंफॉर्मेशन ले पाए हो क्योंकि हमने ये एक्ट पास किया। हकीकत ये नहीं है। हकीकत है कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 में ही पास हो चुका था और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट की जन्म देने के पीछे कारण पीपल्स फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मुकदमा था, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया था। आइडियाज तो आते ही हैं, सरकार के पास आइडियाज आते हैं, कोई जजमेंट होता है तो सरकार को आइडिया मिलते हैं, सरकार को अगर उस पर काम करना होता तो वो उस पर आगे काम करते हैं। अदरवाइज न्यायालय के द्वारा उसको बाइंडिंग कर दिया जाता है, तो बाइंडिंग करने के बाद उस पर लोग विचार करना शुरू कर देते हैं। बाइंडिंग होने के बाद विचार करना शुरू करते हैं क्योंकि बाइंडिंग है, उन्होंने डायरेक्शन दे दिया कोर्ट ने। लेकिन इसमें कोर्ट का ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है। कोर्ट का जजमेंट केवल और केवल कंटेस्टेंट के खिलाफ उनकी इंफॉर्मेशन के बारे में है जो देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। लेकिन सरकार को इसका आइडिया आया और सरकार ने उसको फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 के नाम से उसको पास करके ये पब्लिक अथॉरिटीज के खिलाफ, पूरे के पूरे भारतवर्ष में पब्लिक अथॉरिटीज के खिलाफ इंफॉर्मेशन पाने का एक रास्ता खोल दिया। किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो किसी पब्लिक अथॉरिटी से पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक का पैसा, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट जहां पर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जान सके, ये उसको फ्रीडम होगी। और एक्ट पास कर दिया। यानी कि इस पूरे के पूरे प्रकरण के पीछे आर्टिकल 19(1)(a) है और उसके खिलाफ एक जजमेंट है। ठीक, ये 2002 वाला चक्कर चलता रहा और हम लोग पहुंच गए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में। ये एक भ्रम था जो हमने आपको दूर करके बता दिया कि लोगों ने कहना शुरू करा कि नहीं भाई ये किसने पास किया और इस सरकार ने अपने खिलाफ सुशासन लाने के लिए और ये करने के लिए वो करने के लिए पास किया। ऐसा नहीं है। पिछली सरकार ने सुशासन पाने के लिए 2002 में जो सरकार थी उसने सुशासन पाने के लिए ऐसा एक्ट पास किया था। ठीक, उस एक्ट को डेमोलिश किया नहीं जा सकता क्योंकि उस एक्ट को अगर नई सरकार डेमोलिश कर देती तो फिर कोर्ट उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेने लगता, क्योंकि कोर्ट उस पर काम करना शुरू कर दिया था 19(1)(a) में और कोर्ट के एक जजमेंट भी आ गया था। राइट टू वोट को लेकर जजमेंट आ गया था, राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट द कंटेस्टेंट का जजमेंट आ गया था। ऐसे जजमेंट आने लगे थे। यानी कि अब कोर्ट उसको फंडामेंटल राइट में ऑटोमेटिकली शामिल करने वाला था या कर दिया था कुछ हद तक। इसलिए सरकार उसको रोक राख तो सकती नहीं। एक बात और है कि जब किसी विषय पर नया एक्ट पास होता है तो उसमें जाहिर सी बात है कि वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए मार्केट जनता के बीच में जाता है और जनता उस पर अपना जो उसके रिस्पॉन्स वगैरह है या कोर्ट के जो रिस्पॉन्स हैं वो रिस्पॉन्स आते हैं। रिस्पॉन्स आने के बाद उसमें कुछ गड़बड़ियां रह जाती, कुछ कमियां रह जाती हैं या उसका दुरुपयोग होने लगता है। उन चीजों की इंफॉर्मेशन जब सरकार को मिलती है तो उस पर अमेंडमेंट जल्दी जल्दी आते हैं। इसलिए आप कोई भी एक्ट उठाकर देख लें हिंदुस्तान का
जो नया पास हुआ हो तो उसमें 3-4 वर्ष बाद उस पर बहुत जल्दी अमेंडमेंट आए, 3-3, 4-4, 5-5 साल बाद, या 1-2 साल बाद उस पर अमेंडमेंट आने लगे, और 10-12 साल 15 साल जब बीत गए तब कहीं उस पर स्टेबिलिटी आई। तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 में पास हुआ था। इसका भी जाहिर सा कारण है कि बिल्कुल नए टाइप का एक्ट था, नए टाइप का डेमोक्रेटिक राइट्स को पब्लिक के बीच में दे रहे थे, इसलिए उस पर कुछ गड़बड़ियां होना स्वाभाविक था, या उस पर कुछ अमेंडमेंट आना स्वाभाविक था कि उस पर अमेंडमेंट आएगा, वो प्रैक्टिकली जनता के बीच में उतारा है तो उसके एक्सपीरियंसेस आएंगे, ऑब्जर्वेशंस होंगे, ऑब्जर्वेशंस के बाद उस पर कुछ अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। तो 2005 में अमेंडमेंट लाने के बजाय उन्होंने पूरे एक्ट का नाम बदल दिया। काम वही है, आप एक्ट दोनों उठाकर देखें तो उसमें 80% इंफॉर्मेशन वो और ये एक ही करती। जो अमेंडमेंट 10, 15, 20% रहता है वो अमेंडमेंट उसमें आया, लेकिन अब उसका नाम बदलकर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कर दिया गया और कह दिया गया कि एक्ट हमने पास किया है सुशासन को लेकर। ठीक, हम लोग इसके स्टार्टिंग पर आ जाते हैं कि ये एक्ट आखिर कहां तक जाता है। तो हम लोगों ने जैसे कहा कि आर्टिकल 19(1)(a) में ये सब बातें आई। आर्टिकल 19(1)(a) के अलावा आर्टिकल 21 इसका बहुत बड़ा कारण है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, चूंकि रेमेडी कहां से मिलेगी? कोर्ट के पास आप जाएंगे फंडामेंटल राइट्स को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के पास, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में ही उस पर कुछ रेमेडी देगा, और आर्टिकल 32 में वो रेमेडी देगा तो अंदर के कोई आर्टिकल हैं उनके तहत वो इंफॉर्मेशन देगा या उस पर जजमेंट देगा, आपको राइट देगा। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपको दी गई। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में कई एक जजमेंट है, मेनका गांधी का जजमेंट है, बहुत सारे जजमेंट हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि डिग्निटी के साथ। पर्सनल लिबर्टी डजंट मीन्स कि कुत्ते बिल्ली की तरह पर्सनल लिबर्टी हो। पर्सनल लिबर्टी का मतलब डिग्निटी, पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। और डिग्निटी कैसी? अगर भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उस डेमोक्रेटिक कंट्री में डिग्निटी कैसी? डिग्निटी का मतलब यह हो गया, डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब यह हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति भारत में इक्वल ट्रीट किया जाएगा और सबकी लाइफ एक सी काउंट होगी, सबकी लिबर्टी एक सी काउंट होगी। अब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक फॉर मी, बाय मी एंड फ्रॉम मी, मेरे द्वारा, मेरे लिए और मेरे कारण। हम कहते हैं कि मेरे द्वारा सरकार बनी गई और हमने सरकार बनाई और हमारे बीच में से ही सरकार बनी, मेरे लिए सरकार बनी, तो ये डेमोक्रेसी का मतलब होता है। अब सरकारें अगर बनी है, एडमिनिस्ट्रेशन अगर हुआ है देश में और जनता के द्वारा सरकारें बनाई गई, जनता के लिए सरकारें बनाई गई, जनता के कारण सरकार बनाएगी या जनता उसमें इन्वॉल्व है, तो भाई सभी के हक बराबर होते हैं पूरे देश में, इसलिए सबको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सभी को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आप प्रियम्बल आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 21 और आर्टिकल 32 और आर्टिकल 14 इनको मिला दीजिए, एक नया फार्मूला निकल आएगा। क्या? प्रियम्बल को मिला दीजिए। क्या करना चाहते हैं आप? जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप इक्वलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप फ्रैटर्निटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, नहीं, आप समानता लाना चाहते हैं, आप लोगों के साथ न्याय करना चाहते हैं, ये सब काम चाहते हैं ना आप। तो ये तो प्रियम्बल थी हमारी। अब इस प्रियम्बल को आगे बढ़ा दीजिए, प्रियम्बल को आगे बढ़ाकर आर्टिकल 14 पर आ जाएं, तो वो कहता है इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होना चाहिए। अगर इक्वलिटी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होना चाहिए और वो आर्टिकल वो प्रियम्बल में ही डेमोक्रेसी की भी बात करता है, डेमोक्रेसी के साथ इंटरप्रिटेशन किया जाए आर्टिकल 14 का, तो क्या कहता है? तो वो कहता है कि चूंकि हमारे द्वारा हमारे लिए सरकार बनाई गई है तो फिर भाई हम ही तो सब कुछ हैं, और इक्वलिटी है तो हम सब इक्वल हैं। आर्टिकल 19 में फ्रीडम दी गई है तो इंफॉर्मेशन की भी फ्रीडम है, बोलने, राइट टू, आर्टिकल 19(1)(a) में उसने बोला कि आपको एक्सप्रेशन एंड स्पीच के राइट हैं, स्पीच एक्सप्रेशन के राइट हैं, तो उन्होंने कहा कि उस पर फिर हमें इंफॉर्मेशन पाने की भी राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आर्टिकल 21 को इसके साथ जोड़ दीजिए तो वो कहता फ्रीडम है। अब डेमोक्रेटिक कंट्री में वो कहता राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। डेमोक्रेटिक कंट्री में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए देश में। ट्रांसपेरेंसी होने के लिए आर्टिकल 32 पर चले जाइए,
कोड उस पर प्रोवाइड करेगा। तो आप प्रियम्बल आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 32, इन पांचों को मिलाकर देखें तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनता है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बनती है। और ये अगर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट ना पास हो तो भी इनका इंटरप्रिटेशन अगर किया जाए, और चूंकि उधर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी वो कहता है सुशासन लाना सरकार का कर्तव्य बनता है, देश का कर्तव्य बनता है, तो सुशासन लाना देश का कर्तव्य बनता है। उधर फिर आप जुडिशरी के पास चले जाएं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संरक्षक हैं संविधान के। ठीक, इन सब चीजों को अगर प्रियम्बल की दृष्टि में इंटरप्रिटेशन किया जाएगा तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट पास ना होने के बावजूद इंप्लीमेंटेशन में आ जाना चाहिए। और यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करना शुरू कर दिया था कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 19(1)(a) में उन्होंने राइट देने शुरू कर दिए थे, फ्रीडम्स देना शुरू कर दिया था। उसको लेकर इसका मतलब यह हो गया कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को भारत में रोका नहीं जा सकता था, वो पार्लियामेंट की मजबूरी थी। अब यह अलग बात है कि किसी सरकार ने इनिशिएट कर दिया उस पर, उसको देखते हुए कि उन्होंने कहा भाई सुशासन आना चाहिए, कर दिया। दूसरी सरकार ने उसका लाभ लेने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए कि क्रेडिट हमको मिल जाए, उसका नाम बदल सदल के रख दिया और बोले कि ये तो हमने दिया है। सपोज एक किसी ने सब्जी बनाई, थोड़ी सी टेस्ट उसका गड़बड़ था, दूसरे ने आकर उसमें कुछ संशोधन कर दिया, उसमें कुछ मिर्चा डाल दिया या जो भी उसको मसाले डालने थे, कुछ उसने आग पर उसको तपा तपू दिया। अब वो दूसरा वाला कहता है कि ये तो मेरे द्वारा बनाई गई सब्जी है क्योंकि मैंने इसको बनाया। लेकिन इनिशियल स्टेज पर जिसने बनाया सब्जी उसकी कही जाएगी और कहा यह जाएगा कि दूसरे वाले ने आकर उसको कुछ सुधार दिया, जबकि बनाने वाले ने तो पहले पूरे उसने काटी, छोली, बीनी और उसको पकाया। पकाने के बाद टेस्ट थोड़ा सा गड़बड़ था, टेस्ट सुधारने के लिए कुछ ऊपर से मसाले डाल दिए गए। तो जो बैरा है, जो परोसने वाला है, वो अगर उसके टेस्ट को सुधारने के लिए उस पर धनिया मिर्चा डाल दे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने उसको बनाया, बनाने वाले ने ही उसको बनाया। इसलिए हम ये कहेंगे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाने वाले, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट बनाने वालों को कहा जाएगा, ना कि राइट टू इंफॉर्मेशन जिसकी सरकार में पास हुआ उसको उसका क्रेडिट मिले। ठीक, तो हमको ये पता लगा कि ये मामला कहां से आया। अब अपने पास ये एक्ट आता है तो 21 जून सन 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एग्जिस्टेंस में आया 21 जून 2005। किसके खिलाफ आया समस्या? ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किसके अगेंस्ट में आएगा? आप सोच के देखो कि इसका जो पूरा बेसिक फॉर्मूला है वो फंडामेंटल राइट्स से निकल रहा है। कहां से निकल रहा? फंडामेंटल राइट से निकल रहा है। चूंकि इसका पूरा फॉर्मूला फंडामेंटल राइट से निकल रहा है, और फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट में आते हैं? स्टेट के अगेंस्ट में। आर्टिकल 13, आर्टिकल 12 में जो स्टेट है उसके अगेंस्ट में आते हैं। तो चूंकि एक्ट अलग से पास किया गया है, इसका मतलब यह हो गया कि द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस एक्ट और एप्लीकेबिलिटी अगेंस्ट whom it will apply whoever is around आर्टिकल 12, नॉट एग्जैक्टली आर्टिकल 12। एग्जैक्टली आर्टिकल 12 नहीं है, एग्जैक्टली आर्टिकल 12 में अगर लाते तो इसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट या फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट करके पास ना करते, इसको करते कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाते, और इसको कहीं आर्टिकल 19(1)(a) पार्ट 1 बना देते, पार्ट 2 कुछ ऐसा बना के रखते। तो उन्होंने फंडामेंटल राइट्स में इसको नहीं डाला। इसका मतलब यह हो गया कि आर्टिकल 12 पूरा लागू नहीं होता, लेकिन आर्टिकल 12 के अराउंड घूमेगा क्योंकि उससे ही ये निकल रहा है। तो ये अराउंड आर्टिकल 12 इसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, यानी कि किसके खिलाफ लागू होगा? लागू हो सकता है जो आर्टिकल 12 से कवर होते हैं, जो संस्थान आर्टिकल 12 से कवर होते हैं उनके खिलाफ हो सकता है। होगा ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि होगा के लिए उसने स्पेस नहीं छोड़ा। उसने राइट टू इंफॉर्मेशन को फंडामेंटल राइट नहीं बनाया, एक लीगल राइट बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया, लीगल राइट बनाकर रखा। इसका मतलब अराउंड आर्टिकल 12 घूमेगा। आर्टिकल 12 में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल होती हैं। आर्टिकल 12 में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल होती है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से मतलब अपना निकलता था
कि हम लोगों ने वहां पर एक सरला मुदगल का केस पढ़ा था और उस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था कि भाई जहां पर भी फंड इस्तेमाल हो रहा है सरकार का और सरकारी फंड से जो एनजीओ वगैरह चल रही हैं या जो सोसाइटी चल रही हैं उनके ऊपर स्टेट लागू होता है, वो स्टेट माना जाएगा और उनके खिलाफ फंडामेंटल राइट्स लागू हो सकते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि यहां पर भी जहां स्टेट की फंडिंग है, स्टेट की फाइनेंस है, स्टेट का कंट्रोल है, स्टेट का सब कुछ है और स्टेट से जो गवर्न हो रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट संस्थाएं हों चाहे वो नॉन गवर्नमेंट संस्थाएं हों, उनके ऊपर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू होगा। ठीक, लागू होना चाहिए। अब उसको कैटेगराइज हम लोग कर लेंगे, कौन सी संस्थाएं इसमें आएंगी, कौन सी संस्थाएं इसमें नहीं आएंगी। अब समस्या एक बात और आती है कि ये तो पब्लिक इंटरेस्ट हो गया कि भाई आर्टिकल 12 में जो कवर हो रहा था वो पब्लिक इंटरेस्ट था। पब्लिक इंटरेस्ट के अलावा क्या प्राइवेट इंटरेस्ट भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में आएंगे? प्राइवेट इंटरेस्ट भी इसमें शामिल होंगे। तो वो कहता है ऐसे सारे प्राइवेट इंटरेस्ट जिनकी फंडिंग पब्लिक से है, ऐसे सारे प्राइवेट इंटरेस्ट जिसकी फंडिंग पब्लिक से है और जो पब्लिक के कंसर्न में है। सपोज मैं गांव का प्रधान हूं, मैं प्राइवेट पर्सन हूं, मैंने गांव में कुछ विकास कार्य करवाए हैं, फंड कहां से आया? सरकार से। मैं प्राइवेट पर्सन हूं, मेरे खिलाफ इंफॉर्मेशन अगर कलेक्ट करना चाहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में, तो एक्ट कहता है नहीं भाई ये तो गवर्नमेंट के इर्द गिर्द घूमेगा, पब्लिक अथॉरिटीज के इर्द गिर्द घूमेगा, पब्लिक इंटरेस्ट के इर्द गिर्द घूमेगा, मैं तो प्राइवेट पर्सन हूं, मेरे खिलाफ क्यों घूमेगा? वो कहता है अगर टू साइडेड ट्रांजैक्शन हुआ है, एक साइड में पब्लिक इंटरेस्ट है और एक साइड में प्राइवेट इंटरेस्ट है, तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट उसमें इंक्लूडेड है एक साइड में, तो दूसरी साइड में प्राइवेट इंटरेस्ट भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का पार्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा? अरे भाई एक साइड में सपोज मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूं, बिल्डिंग बनवा रहा हूं सरकारी, मेरे खिलाफ किसी ने आरटीआई डाली, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन चाहता है इनके कौन कौन से पेमेंट हो चुके हैं, इन्होंने कितना काम करवाया, इन्होंने क्या किया है, ये वो, और इनकी कैटेगरी क्या है, ये किस क्लास में रजिस्टर्ड हैं, इनकी कैपेसिटी क्या है, इनकी सॉल्वेंसी क्या है, इनकी कैपेसिटी क्या है, सब कुछ उसने पूछा। मैं उस पर ये कहता हूं कि भाई मैं तो प्राइवेट पर्सन हूं, मैं तो एक ठेकेदार हूं, सामान्य सा कंस्ट्रक्टर हूं, कॉन्ट्रैक्टर हूं, मेरे खिलाफ इंफॉर्मेशन इस एक्ट के तहत नहीं दी जा सकती क्योंकि मैं कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं हूं। क्या करें? एक्ट कह रहा है कि जहां पर पब्लिक इंटरेस्ट प्राइवेट इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हो, अब वो बिल्डिंग किससे जुड़ी? पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी हुई है, तो उसमें काम करने वाला व्यक्ति उसका कंस्ट्रक्शन कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी सॉल्वेंसी क्या है, उसके मानक क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है, सब कुछ इंफॉर्मेशन वहां पर इस्तेमाल होनी चाहिए। तो फिर मेरे प्राइवेट इंटरेस्ट होते हुए भी, चूंकि मेरे प्राइवेट इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट में इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए मेरी इंफॉर्मेशन इस एक्ट के तहत ली जा सकती है कि हम कौन और क्यों, सरकार ने हमको क्यों प्रेफर किया, क्यों ये कॉन्ट्रैक्ट हमको मिला, मैं कैसे करवाऊंगा, मेरी कैपेसिटी क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, दुनिया भर की। तो वो कहता है जहां पर पब्लिक और प्राइवेट इंटरेस्ट दोनों हो, केवल प्राइवेट इंटरेस्ट है, पब्लिक से उसका कनेक्शन नहीं है, तो इंफॉर्मेशन नहीं ली जा सकती। लेकिन किसी पब्लिक इंटरेस्ट में अगर वो कंसर्न है प्राइवेट इंटरेस्ट से, तो उस प्राइवेट इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, भले ही वो प्राइवेट क्यों ना हो। क्लियर है? हम लोग इस एक्ट की प्रियम्बल पर आ जाते हैं। कहता है इसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 कहेंगे, पहली चीज सेक्शन 1 में मिलते हैं। कहता है इसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 कहेंगे। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान पर यह लागू होगा। और एक्ट बनने के बाद कुछ प्रावधानों को छोड़कर 120 दिन के बाद यह लागू होगा। इसकी इन्फोर्सबिलिटी के दिन 120 दिन है, लगभग 4 महीने। एक्ट बनने के 120वें दिन यह लागू होगा। लेकिन इस एक्ट की धारा 4(1), धारा 5(1) और 5(2),
धारा 12, धारा 13, धारा 15, धारा 16, 24, 27 और 28 ये लागू हो जाएंगी। हाँ, इनके अलावा ये एक्ट बनने के 120वें दिन लागू होगा। ठीक, अब इस एक्ट का आगे का भाग, डेफिनेशंस। सबसे पहली बात आती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार किसको कहेंगे। जहां कहीं भी इसका इस्तेमाल हो रहा हो, समुचित सरकार से इंफॉर्मेशन लेना, समुचित सरकार से इंफॉर्मेशन आएगी, समुचित सरकार इस पर इंफॉर्मेशन देगी, जहां कहीं भी इन शब्दों का इस्तेमाल होगा वहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होगा कोई भी पब्लिक अथॉरिटी जिसका की फंडिंग, फाइनेंस, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाना, या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की अपनी एजेंसी या उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता हो। सेंट्रल के द्वारा अगर कंट्रोल किया जाता है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, और स्टेट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कही जाएगी। क्या क्या है इसमें? बनाया गया हो, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया हो, उनकी अपनी एजेंसी हो, उनके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा हो, उनके द्वारा फाइनेंस किया जा रहा हो, और चाहे यूनियन टेरिटरी में आता हो चाहे स्टेट में आता हो। अगर वो यूनियन टेरिटरी का है तो वो यूनियन टेरिटरी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी कही जाएगी। अगर वो स्टेट में आता है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कही जाएगी। अगर वो सेंट्रल के दायित्व में आता है तो वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कही जाएगी। ठीक है। इसके बाद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर या कमीशन, CIC इसको इन शॉर्ट कहते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये वो है जो इस एक्ट की धारा 12(1) सेक्शन 12(1) के तहत कॉन्स्टिट्यूट की गई है कमीशन। सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इसको CPIO कहते हैं शॉर्ट, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, या इसको PIO भी कहते हैं लोग, कुछ लोग PIO कहते हैं, कुछ CIO कहते हैं, बीच का एक आध गायब कर देते हैं, लेकिन इसको पूरा कहेंगे सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर CPIO। ये वो है जो धारा 5 की सबसेक्शन सेक्शन 5 के सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में बनाया गया। सेक्शन 5 के सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में बनाया गया है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बाद चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इसको भी CIC कहते हैं। हालांकि उसको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को CIC कहते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल मोस्टली कमीशन जनरली कहते हैं, सेंट्रल कमीशन। CIC मोस्टली इस्तेमाल करते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए। इसके साथ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है तो उसके साथ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी होंगे। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और कमिश्नर का मतलब होता है कि इन दोनों को मिलाकर सेक्शन 12 के क्लॉज 3 के तहत अपॉइंटेड पर्सन, धारा 12(3) राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की सेक्शन 12(3) के तहत अपॉइंटेड पर्सन। आगे कहता है बाकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सबको अपने दायरे में लेकर आएगा। जहां कहीं भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वर्ड इस्तेमाल किया गया हो, क्या कहेगा आगे? कहेगा द इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ दैट डिपार्टमेंट। जिस डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उस डिपार्टमेंट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के द्वारा एक अधिकारी बिठाया जाएगा। अब उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। इसमें सेक्शन 2E में उन्होंने बोला, सेक्शन 2E में उन्होंने बोला स्पीकर, चाहे स्टेट हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे यूनियन टेरिटरी हो, इनके स्पीकर। स्पीकर कौन हो गया? लोकसभा अध्यक्ष।
हम लोग लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहे, यानी कि हम राज्यसभा की बात नहीं कर रहे। तो ऊपर से उठा लीजिए स्टेट का स्पीकर, स्पीकर किसको कहते हैं? स्पीकर तो लोकसभा अध्यक्ष को ही बोलते हैं ना। तो स्पीकर चाहे लोकसभा हो, चाहे नीचे विधानसभा हो, या फिर यूनियन टेरिटरी की असेंबली हो, उनका कोई भी व्यक्ति स्पीकर है तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वहां की माना जाएगा। दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। प्रेसिडेंट या गवर्नर, अगर किसी अदर अथॉरिटीज की बात करेंगे जो प्रेसिडेंट या गवर्नर के अंडर कंट्रोल में काम करती है, तो उसको उसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रेसिडेंट है या गवर्नर है। स्टेट के मामले में गवर्नर है और सेंट्रल के मामले में प्रेसिडेंट है। और अगर कोई यूनियन टेरिटरी है तो उसमें फिर एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रशासक। यूनियन टेरिटरी में गवर्नर तो होता नहीं है और यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट कंट्रोल में रहती है प्रेसिडेंट के, लेकिन कोई अधिकारी तो बैठाओगे वहां, तो कौन रिप्रेजेंटेटिव बनेगा? तो वो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। काम उसका वैसे ही होता है जैसे कि गवर्नर करता है, लेकिन उसको हम एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, प्रशासक के रूप में जानते हैं। ठीक, अब अपने पास सेक्शन 2F आता है। सेक्शन 2F, सेक्शन 2F में इंफॉर्मेशन, आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत क्या कलेक्ट करोगे? इंफॉर्मेशन ही तो कलेक्ट करोगे। तो वो इंफॉर्मेशन किसको कहोगे? इंफॉर्मेशन क्या वाला है, कौन सी इंफॉर्मेशन? उसके मामले में ये सेक्शन बोलता है, कहता है इंफॉर्मेशन का मतलब है रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल, ओपिनियंस, एडवाइस, प्रेस की रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉगबुक, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स, सैंपल्स, मॉडल्स, डेटा मटेरियल, भले ही वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्यों ना हो, या फिर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक अथॉरिटी के पास है प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट पर्सन के मामले में, प्राइवेट पर्सन के मामले में पब्लिक अथॉरिटी के पास उसकी इंफॉर्मेशन रहती है। जैसे आपका वोटर आईडी बना, वोटर हैं आप, तो पब्लिक अथॉरिटी के पास उसकी इंफॉर्मेशन रहती है। पब्लिक अथॉरिटी से उसको पूछे तो पब्लिक अथॉरिटी बताएगी हाँ ये हमारे यहाँ के वोटर हैं कि नहीं, ये हमारे के सिटीजन हैं कि नहीं है, ये हमारे यहाँ के व्यक्ति हैं कि नहीं है। अब वो इन्फॉर्मेशन तो प्राइवेट व्यक्ति की है, लेकिन चूंकि रहती वो पब्लिक अथॉरिटीज के पास है, इसलिए उसके बारे में जानकारी ली जा सकती है। इसमें डेटा मटेरियल में सीडी भी आती है, पेन कार्ड भी आता है, पेन ड्राइव भी आती है, फ्लॉपीज भी आती हैं, ये सभी इसमें शामिल होंगे। कंप्यूटर के कंपोनेंट होते हैं, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है, ये सारे उसमें शामिल माने जाएंगे। ठीक, अच्छा, प्राइवेट बॉडीज से रिलेटेड हम लोगों ने बात कही, पीछे भी चर्चा कर चुके हैं। प्राइवेट बॉडीज के मामले में वो कहता है कि कोई भी ऐसी प्राइवेट बॉडी जिसका पब्लिक अथॉरिटी या तो मॉनिटर करती हो, या उस पर कंट्रोल करती हो, या उसको फाइनेंस करती हो, या उसको रेगुलेट करती हो, रेगुलेशन के मेजरमेंट्स जारी करती हो, ऐसा कोई भी प्राइवेट अथॉरिटी है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिक इंफॉर्मेशन मानी जाएगी, उसको इंफॉर्मेशन मानेंगे। इस पर आपके पास एक केस है, विभोर दिलीप बारला, विभोर दिलीप बारला वर्सेस सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स। कहता है इस मामले में ऑनरेबल कोर्ट कह रहा है, ओनली इंफॉर्मेशन विच वॉज अवेलेबल कुड बी प्रोवाइडेड एंड द इंफॉर्मेशन विच वॉज नॉट अवेलेबल कुड नॉट बी प्रोवाइडेड। बड़ी अच्छी बात। अभी पब्लिक
अथॉरिटी के पास इंफॉर्मेशन है और वो पब्लिक अथॉरिटी है तो फिर इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, इस केस में कह रहा है। लेकिन पब्लिक अथॉरिटी के पास अगर इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो उसको किसी न्यायालय, किसी कमिश्नर के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप इंफॉर्मेशन क्रिएट करें। क्या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत केवल वो इंफॉर्मेशन दी जा सकती हैं या ली जा सकती हैं जो पब्लिक अथॉरिटी के पास हैं, और जो इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटीज के पास है ही नहीं उनको क्रिएट करने के लिए कोई बाइंडिंग या बाउंडेशन नहीं बनाई जा सकती, कोई भी उसके ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता।